हेलो एवरीवन। नाउ हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्सेशन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टैक्सेशन को जन्म देने वाला कौन है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? टैक्सेशन। ठीक है। टैक्सेशन, इसको टैक्सेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है समझेंगे। सबसे पहले टैक्सेशन क्या है, क्या देखो, टैक्सेशन जो है वो हम लोग से, मतलब हम लोग आम जनता से, मैंगो पीपल से कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है? ठीक है, गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का कारण क्या है और गवर्नमेंट टैक्स लगाए ही क्यों? देखो, सिंपल सा चीज है। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए इम्पोज करती है ताकि वो उस, जो हम लोगों से पैसा कलेक्ट करे, वो पैसा क्या करे, वो पैसा से जाकर उस रेवेन्यू से जाके एक्चुअली में टैक्स को उन लोग के टर्म्स में, गवर्नमेंट के टर्म्स में उनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है। तो वो रेवेन्यू के टर्म्स में लाइक वो रोडवेज, रेलवेज, सोशल सिक्योरिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये जो भी रन होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, ये जितने भी तरीके के सुख सुविधा हम लोगों को सोसाइटी के द्वारा प्राप्त होते हैं, सोसाइटी के द्वारा मिलते हैं, उनको हम उन्हीं, मतलब हम लोग जो उस चीज को, उस चीज का बेनिफिट उठाते हैं, सोसाइटी जो उस चीज का बेनिफिट उठाती है, मतलब वी पीपल इंजॉय दैट थिंग। तो वो कहाँ से, कौन किया डेवलपमेंट? वो गवर्नमेंट किया। तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाए? गवर्नमेंट अपने घर से थोड़ी लेकर आएगा। गवर्नमेंट जो हम लोगों से टैक्स का पैसा कलेक्ट करता है अलग अलग तरीकों से, कभी इस पे कुछ टैक्स है, उस पे कुछ टैक्स है, उस पे कुछ टैक्स है, तो वो जो अलग अलग वेज से गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा कलेक्ट किया जाता है, उसी पैसा से वो क्या करते हैं, हम लोगों को ये सारा चीज को प्रोवाइड करते हैं, ये सारे सुख सुविधा को प्रोवाइड हम उनके द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ से आता है पैसा? तो पैसा आता है, हम लोग जो टैक्स के रूप में भरते हैं, उधर ही से वो लोग उस पैसा को यूज करके हम लोगों के लिए ये सारा सुख सुविधा देते हैं। ठीक है। तो टैक्सेशन बेसिकली क्या हुआ? तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये स्टेट, मतलब ये गवर्नमेंट का प्राइमरी, लाइक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हम लोग सिटीजन्स के लिए है। सिटीजन्स मतलब हम लोग जो है उन लोगों के लिए है, एज इन मैटर ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है। जैसे हेल्थ केयर का मतलब क्या है? एजुकेशन, मतलब हेल्थ केयर होता है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो वहां पे बहुत एकदम नॉमिनल रेट में या पैसा ही नहीं लगता है, इस तरीके से हम लोगों का इलाज भी हो जाता है। हालांकि गवर्नमेंट हम लोगों को इस तरीके से, इस रूप से वो हम लोगों को क्या करती है? सुख सुविधा क्या करती है? प्रोवाइड करती है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले इसको लाया कौन? तो देखो, नाम है उनका, बहुत ही अच्छा नाम है, सर जेम्स विल्सन। उनका नाम है सर जेम्स विल्सन। जो ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये इसी समय आया है, जब बहुत पहले भी लोग रहते थे। तो देखो, राजा लोग जो थे, राजा लोग उनसे क्या लेते थे? कर लेते थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग टैक्स बोलते हैं। समझ में आता है? तो अल्टीमेटली ये कोई नया चीज नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है, बट इसको नाम इसका खाली चेंज हो गया। ठीक है। तो सर जेम्स विलियम विल्सन जो है वो हम लोगों को टैक्स को, इनकम टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे 1860 में। फर्स्ट टाइम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। एंड देन 1922 में 1922 में एक नया इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ। मतलब इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ये फर्स्ट इनकम टैक्स है। एंड दिस वन इज सेकेंड इनकम टैक्स। सेकेंड मतलब सेकेंड बार इसको लाया गया, सेकेंड बार इनकम टैक्स को लाया गया। देखो, एक होता है लॉ में चेंजेस। तो जब लॉ को चेंज किया जाता है, लॉ को क्या किया जाता है? चेंज। तो उन उधर पे जैसे कोई प्रोविजन को चेंज कर दिया गया, कोई सेक्शंस के अंदर कुछ इश्यूज है जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको चेंज किया गया, या कुछ उसमें नयापन लाया गया, तो नया हल्का फुल्का चेंज करके उसको जब चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? अमेंडमेंट्स, राइट। लेकिन अगर किसी लॉ को
पूरा का पूरा ही उड़ा दिया, पूरा का पूरा, मतलब जो पुराना लॉ था उसको खत्म किया और एक नया लॉ को लेकर आया। तो क्या हुआ, वो रिपील्ड। ठीक है, तो दो वर्ड अभी हम लोग सीख लिए ऐसे मस्ती मजाक में, तीन चार एक इंफॉर्मेशन का बात सीख लिए। पहला इंफॉर्मेशन का बात पता चला कि जो सर जेम्स विल्सन है उनके द्वारा इनकम टैक्स को क्या किया गया था बच्चा लोग, इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल कब इंट्रोड्यूस किया गया था सर, तो 1860 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड आफ्टर दैट 1922 में, ऑफ कोर्स 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया तो लगभग 62 ईयर्स तक वो इनकम टैक्स चला। तो अब ऐसा नहीं ना वो सेम चीज चलता गया होगा। देखो पहले 1860 में गवर्नर्स थे, अपने को पता है ब्रिटिश रूल करते थे, है कि नहीं, तो उस समय ब्रिटिश रूल करते थे। तो आपने को उधर पे कोई दिमाग लगाना ही नहीं था, वो लोग जैसे बोलते थे अपने वैसे कर देते थे। उसके बाद 1922 में, तो अब उस समय हम लोग को ये नहीं समझ में आता था कि अमेंडमेंट क्या होता है, रिपील क्या होता है। तो अभी हम समझाने का कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 1860 में इनकम टैक्स एक्ट, एंड देन आफ्टर 1922 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब ऐसा नहीं है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि दो बार अलग अलग नया नया अमेंडमेंट एक्ट आया, सॉरी नया नया इनकम टैक्स एक्ट आया। आफ्टर दैट इसमें भी लगा, देखो अब ये 1860 में जो बना होगा, ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स होगा। लूप होल्स मतलब कुछ बहुत बड़ा बड़ा ऐसा होगा कि जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा चोरी कर सकते हैं, टैक्स का इवेशन कर सकते हैं, राइट। बट बट तो इसी वजह से उस चीज को क्या किया गया, चेंज किया गया 1860 को चेंज करके, फिर 1922 में जो भी लूप होल्स थे उन सारे लूप होल्स को भरा गया और वापस से एक नया इनकम टैक्स को जन्म दिया गया। ठीक है, आफ्टर दैट ये चला, एंड देन हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया 1961 में। 1961 में क्या आया पता है, इनकम टैक्स एक्ट। और वही इनकम टैक्स एक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, मतलब 1961 में सर आया और उसको आज पढ़ेंगे, नहीं नहीं बच्चा लोग, 1961 में जो इनकम टैक्स आया ना वही चीज को हम लोग कंटिन्यू किए। हम लोग इसको क्या किए, रिपील्ड नहीं किए। रिपील्ड मतलब क्या बताया अभी, अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंजेस जो लग रहा है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको हटा दो। और अमेंडमेंट का मतलब ये हुआ, और रिपील्ड का मतलब क्या हुआ कि पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम को या पूरे के पूरे उस कानून को चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया और एक नया ही चीज को जन्म दिया गया। क्योंकि अब उसको चेंज करते करते काफी साल लग जाता, तो इसलिए हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन पता ही है, संविधान, जब उसको बनाया गया उसके बाद उसमें हम लोग बाकी चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट को बनाया गया, लोकसभा, राज्यसभा, सरकार आया। पहले गवर्नर थे, अब गवर्नर हट के कौन आ गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब आए। फिर उन लोगों ने इन जिम्मे को संभाला और आगे प्रोसीड किया। हालांकि वो लोग लॉ नहीं बनाते, उन लोग के लॉ बनाने के लिए लोग रहते हैं, बट बताया तो यही जाता है। तो लॉ को, इनकम टैक्स को बनाता कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे लॉ को, इनकम टैक्स एक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे बेसिक चीज जो हम लोग को समझते हैं, क्या समझते हैं, तो ये अपने को समझ में आया कि 1961 में इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड देन आफ्टर हम लोग उसी इनकम टैक्स एक्ट को कंटिन्यू पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, उसी में अमेंडमेंट चेंजेस कर करके हम लोग पढ़ते हुए चले उसको आ रहे हैं। सही है, और इनकम टैक्स एक्ट ये समझ में आता है। और ये कब आया, कौन से दिन पे आया, जरा ये देख लो। 1961 में इसको पास किया गया एंड इंट्रोड्यूस अमेंडेड ईयर टू ईयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसा बताया मैंने, ईयर टू ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चेंज करते रहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में चेंज करते बाबू, हम लोग उसको बजट बोलते हैं, जो हर 1 फरवरी को पढ़ा जाता है, 1 फरवरी को पढ़ा जाता है। और कौन पढ़ते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे देश के, वो आके उस इनकम टैक्स एक्ट में जो भी चीज उन लोगों ने चेंज किया, कुछ नया लाया, कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज को जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, मतलब बहुत 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 कुछ है। तो उन सारे चीजों को लाके कौन प्रेजेंट करता है, एज अ बजट के फॉर्म में, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे आज के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, मैम है, वो अपना इंट्रोड्यूस कर रही है इनकम टैक्स एक्ट को
मतलब पूरा इनकम टैक्स चेंज करिए ऐसा नहीं है, उसमें कुछ जहां लग रहा है उनको कि नहीं ये वाला चीज को और बेटर तरीके से कुछ हो सकता है, तो वो उस बेटर तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करिए। समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा तो ये कब आया? ये फर्स्ट डे हमारे बजट सेशन हुआ था है, फिर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 1। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस को देखना होगा, और क्या देखना होगा? सेक्शंस के साथ ही साथ हम लोग को सब सेक्शन, पैरा, सब पैरा, ये सब बहुत सारा कुछ देखना पड़ेगा। लॉ के टर्मिनोलॉजी में सीखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, तो आओ हम क्या बताने जा रहे थे कि फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1962 में। ठीक है, 1962 में फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड देन आफ्टर हमारा टैक्स लॉ बनता चला गया। ठीक है, टैक्स लॉ हमारा बनता चला गया। अच्छा, आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर उसके बाद अब ये हम लोग समझते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स, मीनिंग ऑफ टैक्स क्या? देखो, सिंपल शब्दों में बोले अभी क्या समझाए कि जो गवर्नमेंट हम लोगों से पैसा लेती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, उसी वो जो कलेक्शन कर लेती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। हम लोग जो देते हैं उसको टैक्स बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसी टैक्स को गवर्नमेंट क्या बोलती है? रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जो जनरेट करती है पूरे देश भर में से, उस उन्हीं पैसे से हम लोगों को सुख सुविधा, सारा सुख सुविधा प्रोवाइड करती है। राइट, ये जो सुख सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो सुख सुविधा हम लोगों को किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा सुख सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तो उसी वही पैसा जो हम लोग टैक्स के रूप में भरते हैं, वो समझ लो कि एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी है। मतलब हम लोगों को सोसाइटी में रहने के लिए एक एक पैसा भरना पड़ता है जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में बोले, हिंदी में समझा दिए, अब इंग्लिश में समझो क्या होता है कि टैक्स इज अ कंपल्सरी। क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी है। क्या है कंपल्सरी? मतलब जरूरी है, लगेगा ही क्या? फाइनेंशियल चार्ज। तो टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय, कौन इम्पोज करता है बच्चा लोग? उसको गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो सिंपल सा चीज अगर बोला जाए तो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस imposed by the government, imposed by the government of India, of course। ठीक है, अब ये जो टैक्स का कलेक्शन, ये जो टैक्स है, ये टैक्स का कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट जो है हम लोगों से दो प्रकार में करती है। ठीक है, दो रूप में हम लोगों से टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। क्या क्या का तरीका है? देखो, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जब हम लोग छोड़ो, सबसे पहले ये समझो डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नाम से क्या समझ आ रहा है कि वो हम लोग से डायरेक्टली ले लिया जा रहा है। अब डायरेक्टली किस रूप में लिया जाता है? अब जैसे जो लोग जॉब करते हैं वो लोग सैलरी प्राप्त करते हैं, सैलरी उनका इनकम है। अगर वो सैलरी एक लिमिट को क्रॉस कर देता है तो उनको क्या करना पड़ता है? टैक्स भरना पड़ता है। उससे पहले उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। क्यों नहीं भरना पड़ता है? कारण क्या है सर नहीं भरना पड़ता है? देखो, आदमी कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो व्यक्ति है वो 20,000 पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, अब वो साल का कितना कमाएगा? 2,40,000 रुपया। ठीक है, अब ये जो 2,40,000 रुपया, वो सोचो कि अगर उस 2,40,000 में गवर्नमेंट उससे अगर मान लो 10% भी, 5% भी टैक्स ले लेती है, तो उसको 5% कितना देना पड़ेगा? 12,000 रुपए टैक्स के रूप में दे देना पड़ेगा। करेक्ट है?
12,000 रुपया अगर वो देगा तो सोचो उसका महीना का जो एक्सपेंसेस है, जो मंथली एक्सपेंसेस है, वो तो इतना हाई है। समझ में आ रहा है? मतलब आजकल का जो महंगाई है जिसकी वजह से जो इनकम है वो सप्रेस हो रहा है, मतलब छुप जा रहा है। हम जितना भी कमा ले मेरे को कम ही पड़ जाता है। क्यों कम पड़ जा रहा है? कारण क्या है? इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई की वजह से कमी हो जा रहा है। तो इसी चीज को गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कंट्रोल करना। अब वो कंट्रोल कैसे करती है समझो। जो जिनका इनकम ज्यादा है उनसे टैक्स ज्यादा लेती है, जिनका इनकम कम है उनसे टैक्स कम लेती है, जिनका एकदम ही इनकम ऐसा है कि जब गवर्नमेंट दिख रहा है कि नहीं भाई ऐसा इन्फ्लेशन है, इसके अकॉर्डिंगली इसका इनकम जो है ये अपना खाना पीना घर का रहना ये सब सब कुछ कर पुरा के इसके पास कुछ बचेगा नहीं, तो इससे टैक्स लेके कोई फायदा नहीं है, तो उन लोगों से वो लोग टैक्स नहीं लेती है। तो एक लिमिट बनाया गया है कि इस लिमिट के ऊपर अगर आप चले जाओगे तब आपको टैक्स को देना पड़ेगा, अगर नहीं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट और भी आप हम लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा तो क्या होगा, देखो सिंपल सा चीज है। आज अगर हम 50,000 मंथली कमा रहे, ठीक है, मेरा मंथली का इनकम है 50,000 मेरा इनकम है मंथली का, पर मंथ हम 50,000 रुपीज कमाते हैं। उस 50,000 से मेरा 30,000 एक्सपेंस हो जाता है, तो हम सेविंग कितना करें 20,000। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो देखो, जो पैसा आप सेव कर रहे हो ना, जो पैसा आप सेव कर रहे हो, अगर चाहे तो आप उसको अपने ही लिए मेडिकल में, कहीं पीपीएफ में, मतलब अलग अलग जगह के पे आप क्या करो इन्वेस्ट करो, तो हम आपको उसके लिए भी डिडक्शन देंगे। सोचो कितना अच्छा बात है। मतलब हम लोग सोचते हैं हम लोग जो कमाए हम लोग खा ले, जो बच जाए उसको तिजोरी में रख दे। तिजोरी में मत रखो, तिजोरी में रखोगे तो टैक्स लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए, उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए जिसकी वजह से मेरे को डिडक्शन भी मिल जाए। आगे समझेंगे कि डिडक्शन क्या है, ये जो शब्द इस्तेमाल करे ये सब का मतलब क्या होता है, सब समझेंगे डिटेल में। तो अभी बेसिकली क्या समझ में आया कि दो तरीके का टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है सर, वो क्या होता है, वो हम लोग से गवर्नमेंट डायरेक्टली लेती है। जैसे कोई पर्सन है, देखो जो इनकम का सोर्स है वो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन का सोर्स है वो कुछ हेड्स में बना दिया गया है, कुछ हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि हम लोग आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट हम लोग से डायरेक्टली टैक्स ले लेती है। किस रूप में लेती है, या अगर जो व्यक्ति सैलरी कमा रहा है उससे सैलरी के रूप में, जो बिजनेस कर रहा है उससे बिजनेस के रूप में, इस तरीके से वो हम लोग से ले लेती है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स बेसिकली हम लोगों का एक ही टैक्स है आज के तारीख में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बहुत सारा चीज है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इस इनकम टैक्स को पहले और भी टैक्स हुआ करता था, पहले होता था वेल्थ टैक्स। मतलब पहले आप जो कमा रहे उसके ऊपर तो दो, इनकम के ऊपर इनकम टैक्स, अर्निंग कर रहे हैं तो इनकम के ऊपर इनकम टैक्स। और दूसरा, अब इनकम से आप कुछ बचा लिए, अगर इनकम से आप कुछ बचा लिए तो भी आफत ही है भाई, तो भी आफत है। क्या आफत है, उसके लिए वेल्थ टैक्स हुआ करता था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी का गवर्नमेंट आया, ऑन दैट मोमेंट क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उस मोमेंट पे वो क्या किए, वो वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिए। लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आया कि वेल्थ टैक्स को अबॉलिश क्यों किए, वेल्थ टैक्स क्या है, क्यों अबॉलिश किया गया। तो ये कारण था अबॉलिश करने का कि भाई जो इंसान इनकम कमा रहा है उसके ऊपर तो बेचारा टैक्स दे रहा है, अगर वो सेविंग्स भी कर ले रहा है किसी भी रूप में तो उसके ऊपर भी आपको वेल्थ टैक्स ले लेना है। वेल्थ मतलब क्या, संपत्ति के ऊपर टैक्स। अब मान लो फॉर एग्जांपल समझो कि मान लो एक व्यक्ति का इनकम 12 लाख रुपया पर ईयर है, 12 ईयर का, 12 मंथ का इनकम है 12 लाख रुपया। हर महीना मतलब वो 1 लाख रुपया कमाता है। अब वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, जरूरी नहीं ना 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपया पूरा ही खर्चा कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा वेल्थ टैक्स होता तो लोग सोचते नहीं भाई बचाने से अच्छा है हम सब खर्चा कर देते हैं। सही है कि नहीं। तो इसीलिए वेल्थ टैक्स को रिमूव किया गया ताकि लोगों में सेविंग्स का एक एक जगह से वेल्थ को हटा के और वहां पे अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट हम लोगों को और फायदा देना स्टार्ट कर दी। समझ में आया। तो जो भी है, तो इनकम टैक्स क्या हुआ, इनकम टैक्स बेसिकली एक लाइक एक बर्डन है जो हर एक व्यक्ति को पे करना पड़ता है जो उस लिमिट को क्रॉस करके जाता है। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली हम लोगों के लिए, पहला तो अपने को पता है
जीएसटी, जीएसटी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और दूसरा क्या है, पहला ये जीएसटी और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है कस्टम्स, दूसरा है कस्टम्स। ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है, देखो आज हम लोग एक टॉफी का पैकेट भी खरीदने जाते हैं ना, उस पर भी जीएसटी लगा होता है। समझ में आया, एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते उसमें भी जीएसटी है। मतलब हम पहला क्या बताए कि इनकम जो कमा रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स, खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर भी, खर्चा सामान को जाके खरीदना या कोई भी सामान अगर हम खरीदते विद इन द कंट्री तो हमको क्या देना पड़ता है, जीएसटी पे करना पड़ता है। हम लोग को पता नहीं चलता है, ये हम लोग से जो बिजनेसमैन है वो कलेक्ट करते हैं और वो हम लोगों के बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। समझ में आया, तो गवर्नमेंट को जमा करते हैं और ये विद इन द कंट्री में हम लोग जब काम करते हैं तो जीएसटी, और आउटसाइड द कंट्री अगर चले जाते तो कस्टम्स आ जाता है। समझ में आता है, तो विद इन द कंट्री अगर काम करते हैं मतलब समझो ये भारत का मैप है, अगर यहां से गुड्स यहां गया, यहां से गुड्स यहां गया तो क्या लगेगा, जीएसटी। विद इन द स्टेट गया तो भी जीएसटी, आउटसाइड द स्टेट गया तो भी जीएसटी ही लगता है, बट उसका नाम चेंजेस होता है। तो जब वो सब अलग बात है, वो सब जीएसटी पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये हो गया। और कस्टम का मतलब क्या हुआ, मान लो फॉरेन से इंडिया में सामान मंगाया गया तो हम क्या किए, इंपोर्ट किए, तो कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। इंडिया से बाहर सामान भेजा गया, अब इसमें लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेकिन ये बहुत नॉमिनल होता है या नहीं लगता है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों का जो देश है वो डेवलप हो, इसीलिए एक्सपोर्ट पे बहुत जगह पे टैक्स नहीं लगता है, ताकि गवर्नमेंट, ताकि जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फेमस करे और ताकि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स आए, और बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम लोग का ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, इस वजह से ये सारा चीज किया जाता है। तो समझ में आया इनकम टैक्स क्या है। अब समझते हैं वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, क्यों इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। तो जो अभी हम बताए थोड़ा उसी के हिसाब से हम लोग को समझ लेना है। चलो, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है, नहीं दिख रहा। चलो, वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, क्यों इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, तो समझो कैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स हुआ। मतलब बोलने का क्या हुआ कि हम जैसे अभी बता भी दिए कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग तो अगर कोई व्यक्ति इनकम कमा रहा है वो इनकम के ऊपर टैक्स देगा, सिंपल सा चीज है इनकम टैक्स, वैसे समझ में आ गया। आफ्टर दैट क्या होगा कि वो जो हमको टैक्स, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगा तो वो कब पे करेगा, जब उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस किया जाएगा। जब उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो क्रॉस होगा तभी जाके वो टैक्स पे करेगा। सही बात है कि नहीं है, हाँ। तो अब वो इनकम टैक्स हम क्या बताए कि हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग लिमिट को क्रॉस करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे करते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली कैसे पे किया जाता है, हम जाते हैं दुकान से सामान खरीदते हैं और उस सामान के ऊपर हम पे कर देते हैं टैक्स, और वो दुकानदार उससे कलेक्ट करता है और जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, तो अब ये कैसे, वाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, तो क्वेश्चन है कि क्यों इनकम टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या है देखो। यहाँ होता है एक व्यक्ति जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है,
इसका नाम होता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर, इसका नाम होता है टैक्स पेयर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम होता है टैक्स पेयर। अब ये टैक्स पेयर क्या करता है, ये टैक्स पेयर डायरेक्टली, ये टैक्स पेयर जो होता है ये डायरेक्टली हमारे गवर्नमेंट को पे करता है। अब कौन से गवर्नमेंट को पे करता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी फिलहाल पिक्चर में एक ही गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पहले से लॉ में लिख के रखा गया है कि जो भी पैसा कमाया जाएगा वो आपको टैक्स के रूप में पे करना है। ठीक है, ये हो गए कौन, टैक्स पेयर। समझ में आया। ये जो टैक्स, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक बोर्ड है। मतलब जैसे देखो, हर एक काम के लिए, जैसे आप क्लास 1 में थे तो 1 के टीचर्स पढ़ाते थे, 2 में थे तो 2 के टीचर्स पढ़ाते थे, ऐसे हर सब्जेक्ट के टीचर्स अपने अपने अलग अलग होते थे, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अलग अलग बोर्ड्स को बनाया जाता है जो उन सब चीजों को डील करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड होता है, आईएससी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है। तो ये अलग अलग प्रकार का क्या है, अलग अलग टाइप्स का बोर्ड है जो उन उन चीजों पे डील करती है। समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सोचो सारा काम खुद ही करेगी तो नहीं चलेगा, इसीलिए वो लोग टीम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये वाला भाई तुम संभालो, ये वाला भाई तुम संभालो। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स का जो मतलब टैक्स को जो संभालने का जिम्मा सौंपा गया है, वो किसको सौंपा गया है पता है, या वहां पे जो लॉ बनाया जाता है तो वो किनके द्वारा बनाया जाता है, सीबीडीटी। सीबीडीटी, सीबीडीटी। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, सीबीडीटी लिखने से अच्छा नहीं लग रहा। सीबीडीटी, सीबीडीटी मतलब क्या होता है पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो इन चीजों पे मतलब ध्यान रखती है, रेगुलेट करती है कि हाँ भाई यहाँ से कुछ हो गया। जैसे देखो कंपनी लॉ के लिए बनाया गया एक तो बॉडी, सेबी के जो सिक्योरिटीज लॉ है उसको रेगुलेट करने वाला कौन है, सेबी। तो उसी प्रकार इसको देखभाल करने वाला कौन है, इसमें क्या है, नहीं है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। ठीक है, अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, ये इसको डिपार्टमेंट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट का बॉडी हो गया। अब गवर्नमेंट तो उतर के खुद से काम करने नहीं आएगी, तो वो लोग को एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। हर स्टेट में इतने सारे लोग हैं, तो हर स्टेट में बैठ के खाली वो सेंट्रल से मतलब लाइक कंट्रोल करने से नहीं होगा। हर जगह पे इनकम टैक्स ऑफिस को बैठाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ऑफिस को जो बैठाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हर जगह पे, हमारे यहाँ पे भी इनकम टैक्स है ना, हम लोग को कोलकाता में भी इनकम टैक्स है। कहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस है, एकदम कस्बा के पास एक तो ऑफिस है जहाँ पे सारा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो जिसको हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं वो वहाँ पे है। एक एस्प्लेनेड के पास भी है। तो जो भी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है, वहां पे ऑफिशियल वर्क करने के लिए इनको बनाया जाता है। लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व रिजॉल्व करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया जाता है। और यहाँ पे रहते कौन है, ऑफकोर्स सब आते हैं ना, कौन रहेंगे, ऑफिसर्स। कौन रहेंगे, ऑफिसर्स। और इस ऑफिसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, असेसिंग, असेसिंग ऑफिसर, राइट, असेसिंग ऑफिसर। और ये असेसिंग ऑफिसर का काम क्या है, अगर मान लो हम इनकम बताते हैं इनको 5 लाख रुपीज मेरा इनकम है, तो 5 लाख के ऊपर आज के तारीख में टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ये जब असेस करेंगे, अगर मान लो, देखो ये छोटा मोटा बात है, बहुत बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, टैक्स को इवेट करते हैं, टैक्स का प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये टैक्स का प्लानिंग करेंगे, टैक्स को इवेट करेंगे, उसके लिए बॉडी बैठा हुआ रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और उनके ऑफिसर्स इन चीजों पे काम करते हैं, इसीलिए उन लोग असेस करते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसको वो टैक्स पेयर बोलते हैं, और उसको इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, असेसी, असेसी बोलते हैं। ठीक है,
तो असेसी कौन होते हैं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, ठीक है। इसको भी हम लोग कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में पढ़ेंगे डेफिनेशन उसका। बट फॉर अ टाइम बिंग असेसी का मतलब क्या हुआ, असेसी का मतलब वो पर्सन जो टैक्स भरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेसी बोलते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दैट ये असेसिंग ऑफिसर कौन हुआ, असेसी मतलब जो इनकम टैक्स पे करेगा, असेसिंग ऑफिसर जो उस इनकम टैक्स को लेगा, लेगा गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट का ही तो ये अथॉरिटी है और बॉडी है ना, गवर्नमेंट ही तो इनको पावर देकर रखी है कि आप टैक्स को देखिए। कोई अगर ऐसा है कि कोई सप्रेस करने का कोशिश करता है, कोई टैक्स को इवेड करने का, टैक्स का प्लानिंग करने का कोशिश करता है, तो आप उस जगह पे जाइए और देखिए वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है उसके इनकम के हिसाब से कि गलत बता रहा है। तो ये सब चीज चेक करने के वाले लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं, असेसिंग ऑफिसर। समझ में आया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि व्हाई इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, क्यों इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो बच्चा लोग एकदम सिंपल चीज है, जो एक व्यक्ति जब एक इनकम टैक्स को पे कर रहा है, मतलब किसको पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली बोल रही है बाबू चलो तुम्हारा इनकम इसको एक्सीड कर गया, चलो यू हैव टू पे टैक्स, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आता है। तो जो लोग जो व्यक्ति टैक्स पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं टैक्स पेयर, और अगर लॉ के भाषा में घुस जाए तो क्या बोलते हैं, असेसी। असेसी जिसका डेफिनेशन हम लोग को सेक्शन 2 क्लॉज 7 में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, अब मोदी जी उतर के आएंगे, निर्मला सीतारमन उतर के आएगी, घर घर में जाएगी, ए बाबू टैक्स दो, ए बाबू टैक्स दो, ऐसा तो नहीं होगा, कौन सा बात ऐसा नहीं होगा। वो क्या करे उसके लिए, और दिन भर बैठ के वो टैक्स के ऊपर ही लॉ बनाएगी, तो बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं वो कैसे होगा, बाकी जो और भी इश्यूज है इंडिया में उनका सोल्यूशन कैसे होगा, बहुत सारा और भी प्रॉब्लम्स है जो उसको प्रॉब्लम को कैसे बाहर निकाला जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम क्या बोला गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये बैठा दिया गया। अब इसके इनको ये ऊपर वाले है पर्सन है, तो इनको जवाब किसको देना है, इनको जवाब देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि देखो ये तुमको बना के दे दिए हैं, नाउ दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका कर्तव्य है, आप देखो कि कैसे क्या चल रहा है। उसके रिगार्ड्स में क्या बनाया गया पता है, उसके रिगार्ड्स में बनाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया, ताकि हर चीजों का सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो पाए, मतलब अगर कोई जवाब चाहे तो उसको दे पाए, सब सही तरीके से सिस्टम सही तरीके से चले। तो वो सिस्टम सही तरीके से चले उसके लिए कौन लोगों को अपॉइंट किया गया है, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, राइट, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है। अब वो ऑफिसर्स जो है वो बाकी का काम करते हैं, वो बाकी का काम करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। समझ में आया, एकदम सिंपल सा चीज है। अब सोचो सबसे बड़ा बात ये है कि ये सारा चीज तो समझ गए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है नहीं है, ये सारा चीज असेसिंग ऑफिसर कौन है, एसएससी कौन है, सब चीज समझ में आ गया। उसके बाद आगे का क्या, उसके बाद आगे का जो बात है वो है कि ये सब जो पावर है, मतलब ये सारा जो हम समझा रहे हैं, ये सारा जो बोल रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है, ऐसे मन में आया कॉपी में लिखा, बोला चलो तुम ये करेगा तुम वो करेगा, नहीं नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ है समझने का कोशिश करो। ये लिखा गया है, अब हम बताने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा चीज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया, इंडिया नहीं, ऐसे नहीं मजा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे देखो, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये पावर दिया गया है पता है, सीओआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओआई। अब सीओआई मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे हम लोग लॉ में, जैसे लॉ हम लोग पढ़ते हैं, तो लॉ पढ़ते हैं तो लॉ जो बना तो वो कैसे बना, ये सब बात कैसे बोल देता है। तो लॉ जो बनने का कारण है, लॉ बनने का कारण कैसे, लॉ बनता कैसे है, किसी को भी कोई पावर दिया जाता है कैसे दिया जाता है, ये बोलता है नहीं नहीं ये मेरा पार्ट नहीं है ये उसका पार्ट है, मतलब ऑफकोर्स सब बात है, ये हर स्टेट में सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और उसके ऊपर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और उससे भी ऊपर एक व्यक्ति है प्रेसिडेंट। तो ये सारा औहदा, ये सारा जो पोजीशंस है, डेजिग्नेशंस है, ये कैसे सेट किया गया, तो इसके
और अच्छा एक और बात, सीएम के साथ साथ हर स्टेट के गवर्नर भी है। जैसे प्रेसिडेंट, जैसे पीएम के ऊपर प्रेसिडेंट है, वैसे ही सीएम के ऊपर कौन है, गवर्नर है। तो गवर्नर जो ये सारा जो बताया गया कि सीएम से ज्यादा पावर गवर्नर के पास है, पीएम से ज्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है, बहुत सारा पावर है। तो ये सब पावर आया कहां से, कैसे लाया, कौन बताया? तो हमारा ये मदर लॉ, संविधान बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आया? अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कब आया, ये थोड़ा सा बता देते हैं ताकि अच्छा लगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? आया 1950 में। ठीक है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। ठीक है, सीओआई कब आया? 1926 जनवरी 1950 में। ठीक है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लाया गया, है ना। जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं वो रिपब्लिक डे नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का डे होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस, राइट। दूसरा बात क्या, छोड़ो वो सब। 26 जनवरी 1950 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया किसको, लॉ को, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और भी कहानी है इसके लिए कि 26 नवंबर 1949 में इसको लिख के रेडी कर दिया गया था। एनफोर्स हुआ ये कब, 1950 में। एनफोर्स हुआ ये 1950 में। ठीक है, एनफोर्स्ड। इनको लिखने वाले कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब सोचो, ये दुनिया का मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इमेजिन, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे हम लोग सेक्शंस नहीं बोलते, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ये आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे सेक्शंस नहीं बोलते हैं। देखो एक मूवी आया था ना आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 क्या था, कुछ प्रॉब्लम था उसी को, मतलब कुछ था, प्रॉब्लम था। अगर जो मूवी देखा है उसको पता होगा, नहीं पता है तो अभी हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आया तो अपने पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जितने भी कानून है उधर बनता है, उधर पे जो भी लॉ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, पैरा। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसको लिखने में 2 years, 2 years 11 month 17 days लिख लगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीना 17 दिन लगा था। ठीक है, तो बहुत कुछ ऑफकोर्स था, इतना समय लगा के लिखा गया तो बहुत कुछ ड्राफ्ट किया गया होगा, बहुत कुछ लिखा गया होगा, बहुत सारे चीजों के बारे में बताया गया होगा। तो उसी को हम लोग देखेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्ट नहीं है अफसोस। हम लोग का पार्ट क्या है कि ये सब जो पावर है कि ये वाला चीज आप लोगे। जैसे देखो, डायरेक्ट टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन लेता है, वो लेती है स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे जीएसटी हम लोग देखते हैं तो जीएसटी में 2 पार्ट होता है। अपने बिल कभी कहीं होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके अगर खाना खाए होंगे तो वहां देखना, या कहीं पे भी अगर कुछ जाके कोई सामान या कोई रेस्टोरेंट में विजिट किए होंगे, वहां पे जो अगर वो पक्का बिल देता है तो वहां पे जीएसटी लेता है। और जीएसटी 2 प्रकार से लेता है, एक लेता है सीजीएसटी, एक लेता है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जो भी रेट है, मतलब 18% है तो 9% एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो अपोर्शनमेंट है, ये कौन बताया कैसे, अपने मन से लोग म्यूचुअली कर लिए, कभी म्यूचुअली नहीं होता। जब अगर म्यूचुअली होता तो देश में पॉलिटिक्स होता ही नहीं। म्यूचुअली तो नहीं होता है, ये कोई चीज बोलता है ये सही है, वो बोलता है गलत है, तभी ना देश का जो भी है तब पोजीशन हो रहा है। छोड़ो पॉलिटिक्स की बात हटाओ, तो जो भी है, तो हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये सारा पावर कहां से आता है। तो ये सारा पावर कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग जो है 7th शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल लिखा गया है।
और वो 7th शेड्यूल कहां लिखा गया पता है? आर्टिकल नंबर 246 में। 246 में क्या लिखा गया है, रुको, इफ पॉसिबल होता है तो मैं दिखाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन, COI लिखते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिख रहा है, ये देखो। सब अलग अलग लैंग्वेज में, सब अलग अलग वर्जन में दिया हुआ है। 402 पन्ने का है, ठीक है। देखो यहाँ पे पार्ट 3, ये सब देखो यहाँ दिख रहा है। ये देखो, ये आर्टिकल्स है, दिख रहा है, प्रीएम्बल, द यूनियन टेरिटरी, ये सब लिखा हुआ है कि आर्टिकल, ये आर्टिकल दिख रहा है, आर्टिकल हेडिंग दिख रहा है, तो ये आर्टिकल, और आर्टिकल के नीचे ये सारा चीज है। कहाँ लिखा हुआ है ये देखते हैं। पार्ट बहुत ज्यादा आ गया। पार्ट ये हो गया 15। आने वाला, आने वाला। 246। देख लो कितना आर्टिकल्स है। यहाँ लिखा हुआ देखो, 245 एंड 246, बहुत ध्यान से देखो। क्या लिखा गया है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग, छोड़ो वो काम का नहीं है। यहाँ पे लिस्ट 1 इन 7th शेड्यूल दिख रहा है, 7th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ये सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है ये देखो, ठीक। तो यहाँ पे लिखा, देखा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा गया है, समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा गया है। अब कौन से आर्टिकल में लिखा गया है वो भी दिखा दिया मैंने, और किधर पे लिखा गया है, कौन से शेड्यूल में लिखा गया है वो भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखो ध्यान से, इसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। 3 लिस्ट आर देयर। 3 लिस्ट क्या है? मतलब कोई भी कानून बनता है ना, जरूरी नहीं है टैक्स ही है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे सिक्योरिटी लॉ हो, चाहे लेबर लॉ हो, चाहे कैसा भी लॉ हो, कैसा भी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ हो, बहुत क्रिमिनल लॉ, कुछ भी लॉ, सब इस लाइक कि कौन सा लॉ किसके पास है पावर बनाने का, वो इस शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला यूनियन लिस्ट, पहला यूनियन लिस्ट होता है। दूसरा क्या होता है पता है? स्टेट लिस्ट। और तीसरा क्या होता है पता है? कौन करेंट। अब यूनियन मतलब क्या हो गया? किसके पास पावर है? गवर्नमेंट, मतलब कौन से गवर्नमेंट के पास पावर है जो इसमें वो लॉ बनाए। तो इधर पे
पावर दिया गया है, पावर सौंपा गया है यहां पे जो पावर सौंपा गया है ये सौंपा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया, ठीक है। सौंपा गया चलो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको किसको सौंपा गया होगा, इसको सौंपा गया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। और इधर पे लॉ बनाने का पावर दोनों के पास है, सीजी एंड एसजी, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82। तो उसमें क्या लिखा गया पता है, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम। बहुत सुंदर सा बात बोला है, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो ये बोल दिया गया, ये जो बोला गया, ठीक है, ये जो बोला गया, ये क्या मतलब क्या हुआ कि अच्छा, इसका मतलब समझ में ये आता है कि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पावर दिया गया है, सही है। कहां दिया गया, सेवेंथ शेड्यूल में, सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246। क्या था फिर से, सेवेंथ शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246। 246 में क्या बताया, तो बताने का उसका मतलब ये है कि तीन लिस्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट किया, एक है यूनियन, एक है स्टेट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तीन लिस्ट में जो लिस्ट है यूनियन का, यूनियन लिस्ट में जो पावर दिया गया, यूनियन लिस्ट में बहुत सारा आइटम लिखा गया, टोटल 97 आइटम्स लिखा गया, ठीक है। टोटल 97 एंट्री आर देयर, जैसे ये एंट्री नंबर 82 है, इनकम टैक्स जो है वो 82 से आया है, बट टोटल 97 एंट्री लिखा गया है किधर पे, यूनियन लिस्ट में। मतलब वो 97 आइटम्स है, ये 97 चीजें हैं जिसके ऊपर जो लॉ बनाना है, लॉ कोई भी कानून बनाना है, वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट के पास टोटल एंट्री 66 एंट्रीज है, 66 एंट्रीज है टोटल स्टेट लिस्ट के पास, स्टेट के पास टोटल 66 है एंट्री, मतलब 66 लिखा गया है, 66 चीजों को लिखा गया है कि इन इन चीजों पे जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास रहने वाला है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे स्टेट पुलिस है, वेस्ट बंगाल पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, तो ये जितने भी पुलिस है, ये जितने भी पुलिस लोग हैं होते हैं, तो ये कंट्रोल किसके किसके द्वारा किया जाता है, ये सब स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उन किसी किसी चीजों पे टैक्स जो है वो स्टेट ही लेती है, समझ में आ रहा है। और जैसे आर्मी है, डिफेंस है, ये जितने भी है, क्या ये स्टेट का बात सुनेंगे, नहीं, ये सेंट्रल बोलेंगे तभी वो मानेंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, समझ में आता है। तो देखो क्या लिखा गया, यूनियन लिस्ट, कितना लिस्ट होता है वो छोड़ दो अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री नंबर 82 से टैक्स ऑन इनकम, मतलब इस तरीके से हमारा जो टैक्स के ऊपर, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाने का जो तरीका है, जो कारण है, वो कहां से अराइज हुआ है, वो आया है एंट्री नंबर 82 से। वो क्या बोलता है, बोलता है कि सभी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब एग्रीकल्चर के इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है, क्यों नहीं लेती है, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स लेना स्टार्ट कर देगी तो सोचो एक किसान भी फिर वो फसल उगाएगा, नहीं उगाएगा, वो सामान को और ज्यादा दाम में बेचेगा, फसल उगाना बंद कर देगा, बोलेगा नहीं भाई मेरा इनकम कुछ नहीं हो रहा, हम टैक्स क्यों भरेंगे, ठीक है। तो जो भी है, तो बेसिकली क्या बोलने का मतलब है कि इनकम टैक्स के ऊपर, इनकम इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया, इनकम के ऊपर टैक्स लगाया गया, बट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स को नहीं इंपोज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट स्टेट के एंट्री नंबर 46 में,
ये बोला गया है कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, लॉ बनाने का तरीका देखो लोगों का। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है हम टैक्स तुमसे नहीं लेंगे, फार्मर तुम टेंशन मत, तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन सोचो, स्टेट को दे दिया, सेंट्रल में लेवल पे वो बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्स मना कर दिए कि टैक्स नहीं चाहिए मेरे को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन उसी प्रकार हर स्टेट, मतलब स्टेट के पास पावर है, अगर वो चाहे तो एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स को कलेक्ट कर सकते। तो ये पावर स्टेट लिस्ट में दिया है, ठीक है, एंट्री नंबर 46 में दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं देखो। अच्छा, ये भी पता ही है, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसका नाम। और ये एप्लीकेबल जो है, एप्लीकेबल जो है, ये कहाँ है, टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। पहले क्या था पता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये था एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट क्या था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट हमारा एक दिन था, कौन सा दिन था, 2018, 5 अगस्त 2018, जिस दिन 370 आर्टिकल जो थे, 370 आर्टिकल हटा दिया गया था। जैसे कैसे हटाया गया था, बस हटा दिया गया था ये बता देते हैं, कैसे लगाया गया था ये अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बताते कैसे हटा दिया गया था, जब फेस टू फेस क्लास होगा तब बताएंगे। सुनो, इनकम टैक्स 1961 में आया, ठीक है, होल ऑफ इंडिया था बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। वो उस समय का कहानी है जिस समय जम्मू एंड कश्मीर जो वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, पीओके बोलते हैं, पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, है ना। तो पाक ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, सॉरी पीओके ना, पार्ट ऑक्यूपाइड बाय कश्मीर, ठीक है। तो वो उस समय था। अभी जब कहा बोलते कश्मीर में जब इलेक्शंस नहीं हुए, तो वहां पे क्या हुआ पता है, प्रेसिडेंसी लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। अब वो राष्ट्रपति जो शासन लग गया ना, उसकी वजह से क्या हुआ, वहां से जो पहले के समय में एक ट्रीटी साइन हुआ था कि भाई हम, क्यों साइन हुआ था उसको, मतलब जब वहां पे युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध को रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन करवाया गया था, कि बोला गया था कि जब भी भारत आप लॉ बनाओगे, आप हम लोग के ऊपर वो लॉ को इम्पोज नहीं करोगे, वो इम्पोज हमारे ऊपर मत करना। तो वो ट्रीटी में साइन हो गया था। बट अब वहां का वो एक अलग ही पार्ट हो गया हमारे इंडिया से, और हमारा इंडिया एक अलग ही पार्ट हो गया। बट विद दैट अमित शाह जी, एक होम मिनिस्टर जो है हमारे, तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत अच्छे से उस चीज को सूझबूझ के ये वाला चीज को इंपोज किए कि आर्टिकल 370 हटाओ। आर्टिकल 370 मतलब क्या बोल रहे समझ रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिखा हुआ था ये, कि कश्मीर पे के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, या कोई भी लॉ कश्मीर के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा, है कि नहीं। बट 5 अगस्त आई गेस, 5 अगस्त 2018 में उसको हटा के वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वो जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट हो गया। सिंपल सा चीज है। तो ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, एक फटाफट और एक कहानी बता देते हैं। इसका इसका जो सोर्स है, किसका सोर्स, इनकम टैक्स का सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कहां से ये इनकम टैक्स आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो इनकम टैक्स देखते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट
1961 में आया। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स इम्प्लीमेंट किया गया 1962 में, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करके। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, एनुअल फाइनेंस एक्ट पास करती है, बजट बजट जो पढ़ते हैं, ठीक है। और कभी कभी बीच बीच में क्या करती है, सर्कुलर पास कर देती है कि लगता है कि नहीं ये वाला चीज ऐसा नहीं हो सकता, इसको करना पड़ेगा ठीक, तो वो सर्कुलर पास कर देती है। क्योंकि अब बीच में तो फाइनेंस मतलब वो बीच में तो बजट लेके नहीं आ सकती है। कौन करता है, CBDT, कौन करता है, CBDT। अब CBDT जो है वो दो तरीके का, बाइंडिंग ऑन मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट मतलब क्या हो रहा है, रेफर इनकम टैक्स। जो सर्कुलर इशू होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए होता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर्स के लिए होता है। और साथ ही साथ नॉट ऑन असेसी, मतलब ये जो होता है ये किसके ऊपर इंपोज किया जाता है, ये इंपोज किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर। मतलब बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मतलब हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके ऊपर ये लागू किया जाता है, बट असेसी के ऊपर ये लागू नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, नोटिफिकेशन से भी कुछ लॉ आता है कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिफिकेशन इशूड बाय CG और सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या CBDT, दोनों ही बनाते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है जुडिशियल डिसीजन से भी कैसा कुछ होता है कि मान लो कुछ ऐसा पहले ही हुआ, अब वो वाला जो चीज है, लाइक जजमेंट आया कि इसके ऊपर ये वाला चीज, मतलब कोई भी फैसला आया, जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये सुनाया गया कि ये जो है इसके ऊपर ऐसा फैसला सुनाया जा रहा है, तो ठीक है चलो फैसला को एक्सेप्ट किया जाएगा, मान लिया जाएगा। और साथ ही साथ वो जो जुडिशियल है, जो जुडिशियल डिसीजन है, वो इनकम टैक्स के किताब में लिख दिया जाएगा कि भाई ऐसा केस था। तो जैसे हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं ना लॉ में, अपने इंटर फाउंडेशन लेवल पे अपने लॉ पढ़ के आए, इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े, तो उसमें क्या था, केस स्टडी था। केस स्टडी जो क्या था, बेसिकली उसके ऊपर कुछ पहले हुआ है उसी को डिस्क्राइब किया जा रहा है, एक आपको कहानी से समझा के, एक स्टोरी समझा के आपको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ उसके बगल में एक्चुअली केस का जो जो मतलब जो डिफेंडर और प्लेंटिफ रहते हैं, उन लोगों का नाम वहां पे मौजूद रहता है, कौन सा ईयर में हुआ, कौन से कोर्ट में हुआ, सब कुछ वहां पे मौजूद रहता है। तो वो जुडिशियल डिसीजन क्या हो गया कि हाँ अब ऐसा आगे से केस होगा तो हम ये वाला डिसीजन को रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करना ही है, बट हाँ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको रेफर करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई वो नहीं है। बट इन जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का आप करो मत करो वो आपके ऊपर है, आप रेफरेंस ले सकते हो, उससे आपका ही फायदा होगा। समझ में आया? तो ये सारा चीज है जो हम लोगों को समझ में आया कि फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि पहले इनकम टैक्स होता क्या है। इनकम टैक्स बेसिकली क्या है, इनकम टैक्स नहीं, सॉरी, पहले टैक्स का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब होता है वो पैसा जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। किस लिए पे करते हैं, ताकि गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके और हम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, और रेलवेज को डेवलप कर सके, रोडवेज को डेवलप कर सके, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर सके, साथ ही साथ हेल्थ सेंटर को डेवलप कर सके, और भी इन्यूमरस, मतलब जैसे देखो अभी हम लोग क्या मेट्रो यूज कर रहे हैं, तो मेट्रो यूज का मेट्रो का देन किसका है, मेट्रो का देन हमारे गवर्नमेंट का है। तो मेट्रो जो हम लोग आज जा रहे हैं उसमें टिकट पैसा कटा रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन अभी वो सारा चीज हो रहा है ना, इसके पहले गवर्नमेंट पैसा तो लगाया है ना, तो पैसा कहां से लेकर आया, पैसा लेकर आने का सोर्स क्या है, हमारा हमारा और आपका दिया गया इनकम टैक्स, टैक्स जो हम लोग कर भरते हैं, कर जो कर भरते हैं। तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है, उससे गवर्नमेंट सोसाइटी का वेलफेयर करती है, सोसाइटी का भला करती है, और सोसाइटी में
रहने का, सोशल सिक्योरिटी और भी जितने भी चीज बोले वो सारा चीज होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखे कि कौन लेकर आया था इनकम टैक्स, बोलो तो जल्दी से, सर जेम्स विल्सन, है ना। कब लेके आए थे सर, कब लेके आए थे, 1860 में, 1860 में लेके आए थे, राइट। और उसके बाद दूसरी, फर्स्ट टाइम 1860 में एक्ट आया, और दूसरी बार इनकम टैक्स कब आया बाबू, 1922 में। और थर्ड टाइम इनकम टैक्स कब आया, 1961 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, हमारा गवर्नमेंट पार्लियामेंट जब बन गया, तब उसमें हम लोग बैठ के सारा चीजों को देखे, और देख के समझ में आया कि नहीं यहाँ पे ये चीज गड़बड़ है, तो इसको चेंज करके फिर तो इसीलिए नया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लाया गया। ठीक है, अब इनकम टैक्स है क्या, मतलब टैक्स है क्या। टैक्स एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस है जो कि इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट ही इंपोज नहीं करेगी, हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे, तो हम लोग को आगे का लाइफ कैसे चलेगा, है कि नहीं। मतलब आगे का लाइफ इन सेंस की हम लोग का जो जो भी चीज है, रोडवेज, रेलवेज, ये सारा चीज हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे, तो ये सारा चीज यूज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेकर, और हम लोग को टैक्स देना ही पड़ता है, लोग देते हैं टैक्स, इनकम टैक्स पे करते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, टैक्स का मतलब समझ आएगा कि टैक्स क्या है। टैक्स इज अ कंपलसरी, टैक्स इज अ कंपलसरी, टैक्स इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज बाय, फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल वर्ड गलत हो जाएगा, ओनली गवर्नमेंट। ठीक है, इनकम टैक्स को, सॉरी, टैक्स को दो हिस्सों में बांटा गया, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ जब एक टैक्स पेयर, नॉर्मल एक व्यक्ति जो है, एक्स पर्सन है, वो गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली दे रहा है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर डायरेक्टली इंपोज कर रही है, तो उसी 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 चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। मतलब वो हमारे इनकम को देखकर उसके ऊपर टैक्स लगा रही है, तो जो इनकम टैक्स पे करता है उसको टैक्स पेयर बोलते हैं। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, और एक वर्ड बोले थे, क्या बोले थे, क्या बोले थे, क्या बोले थे, असेसी बोले थे। और इस असेसी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को हमको पे करना है, गवर्नमेंट इंपोज करती है हमारे ऊपर, सही है, समझ में आ गया। आफ्टर दैट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक पर्टिकुलर बोर्ड बना दी है जिसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और आईडीटी के लिए क्या है, आईडीटी में आएंगे, पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स थोड़ी दिन भर बैठ के खाली उधर ही देखते रहेगा, इसकी वजह से उधर पे बनाया गया क्या, एक डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, राइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खाली ऑफिस बना दिए तो होगा क्या, नहीं, ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जो लोग वहां अपॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर। नॉर्मल ऑफिसर वर्ड तो पता ही है, बस उसको असेसिंग बोलते हैं। असेसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लोगों का इनकम, अगर कहीं लोग कहीं इनकम को सप्रेस करते हैं, टैक्स का इवेशन करते हैं, टैक्स का प्लानिंग करते हैं, तो उस मोमेंट में क्या किया जाएगा, वहां से उनको देखा जाएगा कि भाई ये गलत बता रहा है, सही बता रहा है। अगर उनको लगेगा कि गलत है तो उनके इनकम को क्या करेंगे, असेस करेंगे, वापस से देखेंगे कि आप सही बता रहे कि गलत बता रहे। अगर सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं, जो सामने वाले लोगों का, पर्सन का इनकम को असेस करते हैं, असेस करके फिर पता लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। समझ में आ गया। दूसरा बात क्या कि एसएससी, अच्छा, जो टैक्स पेयर होता है उसको बोली दी एसएससी, जो वो अपना इनकम को खुद से असेस करके इनकम टैक्स भरता है, बट गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं, मतलब डिपार्टमेंट को लगेगा नहीं, जो ये इनकम टैक्स भरा है ये सही नहीं है, तो जो वो अगर उसको लगे, उनको लगेगा सही नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग, वापस से उनके इनकम को असेस करेंगे, इसीलिए उनका नाम है असेसिंग ऑफिसर, इनका नाम क्या है, एसएससी। अच्छा, ये सारा जो पावर दिया जा रहा है, मतलब ये सब जो बात हम बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, तो ये सारा बात लिखा कहाँ गया है, ये सारा बात लिखा गया है कहाँ, बोलो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया बच्चा लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा गया, कहाँ लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 246 में 7 शेड्यूल में ये बात लिखा गया है। 7 शेड्यूल क्या है सर, 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 3 पार्ट क्या है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और लास्ट वाला क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है बच्चा लोग, यूनियन लिस्ट में
पावर किसके पास रहता है? यूनियन की किसके पास पावर रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है। स्टेट में किसके पास पावर रहता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में किसके पास पावर रहता है? बोथ सीजी और एसजी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या था? नेक्स्ट में था कि अगर मतलब इनकम टैक्स लगा रहे तो कौन से एंट्री, मतलब टोटल 97 एंट्री लिखा गया है। एंट्री मतलब 97 आइटम्स लिखा गया है कि इस इन चीजों पे टैक्स, इन चीजों पे लॉ बनाने का जो हक है वो किसको दिया गया है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो टोटल 97 एंट्रीज है। और अगर स्टेट के पास आते हैं तो स्टेट के पास 66 एंट्री है। ठीक है, तो 97 एंट्री में एंट्री नंबर 82 में लिखा गया है टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब सभी इनकम के ऊपर क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा, बट किस इनकम को छोड़ के? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। समझ में आता है? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। आ जाते हैं दूसरा बात, वहीं पे आर्टिकल एंट्री नंबर 46 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि आप टैक्स एग्रीकल्चर के ऊपर लगा सकते हो। तो एक बात बोलता है कि नहीं लगा सकते, एक बार बोलता है लगा सकते हैं। तो ये जो भी है अपने को ये पढ़ना है कि अपने कहां से लगाना है, कहां से नहीं लगाना है। तो एंट्री नंबर 82 में हम लोग नहीं लगा सकते एग्रीकल्चर के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रखी है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास आर्टिकल एंट्री नंबर 46 में पावर दिया गया है कि आप लगा सकते हो। क्लियर है? गुड। आफ्टर दैट ये सारा जो हम लोग देखे, तो ये देखो ये सारा हो गया। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया है, तो बता ही दिए। और ये सोर्सेज है, सोर्सेज मतलब कहां कहां से इनकम टैक्स आया, मतलब कहां कहां से हम लोग इनकम टैक्स पढ़ना है, कहां कहां से सीखना है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट से पढ़ना है जो 1961 का। बेयर एक्ट दिखाएंगे, बेयर एक्ट से पढ़ेंगे थोड़ा बहुत कुछ कुछ। फिर इनकम टैक्स रूल्स बनाया गया है 1962 में। फिर एनुअल फाइनेंस एक्ट, हर साल कुछ नया आता है जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। बजट के फॉर्म में वो हर साल आता रहता है। और नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर, जो कि इशू कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीडीटी से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसको इंट्रोड्यूस करता है। और वो बाइंडिंग किसके ऊपर होता है? ध्यान रखना, ओनली ऑन डिपार्टमेंट, नॉट ऑन एन एसएससी। सिर्फ वो असेसिंग ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, एसएससी के ऊपर नहीं। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है इशू किसके द्वारा किया जाता है? या तो सीजी, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज इशू कर देगा अचानक से लाके, या कोई सीबीडीटी बैठ के उस पर डिसीजन लेके फिर वो काम करेगा, सीबीडीटी। और कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ जो सोर्स है, सोर्स मतलब कहां कहां से आता है? तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया 1961, इनकम टैक्स रूल हो गया 1962। फिर क्या हो गया? तीसरा एनुअल फाइनेंस एक्ट हो गया जो हर साल बजट आता है। चौथा क्या हो गया? सर्कुलर, जो इशू किया जाता है किसके द्वारा? सीबीडीटी के द्वारा। और वो जो है वो किसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग किसके ऊपर है? असेसिंग ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट के ऊपर। एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मानना है तो वो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। बाइंडिंग मतलब मानना ही पड़ेगा। और नॉट ऑन ऐसे किसी के ऊपर, नॉट ऑन दिस पर्सन, बाइंडिंग ऑन यू बट नॉट ऑन दिस पर्सन। तो आपके ऊपर वो अनिवार्य, आपको करना ही पड़ेगा, बट सामने वाला का वो ऑप्शन दे रहा है, आप चाहो तो लो, नहीं तो मत लो, ऐसा की चीज। और लास्ट क्या बोला? नोटिफिकेशन इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी के द्वारा। और लास्टली क्या है? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इसको बोल सकते हैं, जुडिशियल डिसीजन भी बोल सकते हैं। तो जुडिशियल डिसीजन बेसिकली क्या हुआ कि कोई चीज था जिसके ऊपर लॉ बना दिया गया, लेकिन अब लगता है कि वो कोर्ट में केस गया, और कोर्ट में गया तो उसका डिसीजन कुछ चेंज हो गया, उसमें लॉ में कुछ चेंजेस हो गया, या जो कोई ऐसा केस हुआ जो पहले ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है, डन हो चुका है, तो उसका रेफरेंस लेके, उस केस का रेफरेंस लेके हम लोग उधर पे क्या सुना सकते हैं? फैसला सुना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलेंगे और आगे बहुत सारा बात करना, बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप क्लास आप लोगों को सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत ही मजा आया हो, हम यही आशा करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, तब तक के लिए।